चुनाव के अब तक जितने चरण खत्म हुए हैं उन्होंने लगभग एक बात तो साफ कर दी है कि अगली सरकार का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। पर इस क्या से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है और वो ये है कि ये स्वरूप क्यों होगा या क्यों होने जा रहा है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। चुनाव की जो अभी स्थिति है यानी कि पांचवें चरण के मतदान से ठीक पहले की, अगर उसे आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, यानी कि जो अगला चरण होने जा रहा है उसके मतदान से ठीक पहले की, तो आपको लगेगा जैसे ये चुनाव खत्म हो चुका। आपको कहीं से भी लगेगा ही नहीं कि चुनाव अभी जारी है, लड़ाई है। कोई ऐसा मुद्दा आरंभ से इस चुनाव में नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर वोटर को टच कर सकता हो, वोटर को छू पा रहा हो। विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे, जब मुद्दों की कंगाली थी तो गढ़ने का प्रयत्न किया जबरिया, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें भी विपक्ष बुरी तरह से असफल रहा। उन्हें सबसे पहले लगा कि जो मोदी की मुफ्त अनाज की स्कीम है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली स्कीम है, अदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली चीज़ें हैं, शायद लोग इसकी वजह से मोदी को वोट कर रहे हैं। तो तय किया कि चलो हम ज़्यादा बड़े लोगों के सामने ऑफर रखते हैं, उन्हें ज़्यादा बड़े लालच देते हैं। तो उसके बाद बड़े ही दिग्गज नेता हैं विपक्ष के, उनका वो टकाटक 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 वाला स्टाइल सामने आया लोगों के। 1 लाख टकाटक टकाटक, बड़ा सिंपल सा गणित था। 4 लोग आई, 4 लाख रुपए साल अंदर टकाटक। और फिर जब राहुल बाबा दें खाने को तो बीप जाए कमाने को। यहाँ एक बात अपोजिशन भूल गया कि मोदी ने जो मुफ्त अनाज दिया या और चीज़ें इस तरह की दी, वो कभी चुनावी वादे नहीं थे। वो जरूरत पड़ी देश को तो उन्होंने कर दिया। लोग उस समय दरकार थी कोविड काल में कि लोगों को कम से कम इतना इंतजाम किया जाए कि कोई भूख से ना मरे। बीमारी से बाद में लड़ा जाएगा, पहले ये तय किया जाए कि हर एक को 2 वक्त की रोटी आराम से मिले। लोगों के काम धंधे ठप हुए थे और तमाम चीज़ें थी, तो जरूरत के समय बढ़ाया गया मदद का हाथ था। और जो जरूरत के समय बढ़ाया गया मदद का हाथ होता है उसे लोग आसानी से भूलते नहीं। तो आप चिल्ला चिल्ला के कह के भी 70 सालों से इस तरह के 500 वादे करके भी कभी पूरे नहीं कर पाए। और मोदी ने जो किया वो ज़्यादातर बिना कहे किया, तो विश्वसनीयता कहाँ ज़्यादा होगी ये समझा जा सकता है। फिर हमारे समाजवादी पार्टी के एकमात्र पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं चाचा राम गोपाल यादव। उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा कि मोदी को संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट चाहिए कि साहब संविधान बदलना है। लेकिन एक चीज़ राम गोपाल जी शायद या तो अपने भतीजों, जो उनके भतीजे और उनके मित्र हैं, जन सामान्य का जो IQ लेवल है वो शायद उसी स्तर का समझ रहे होंगे कि लोग भी उसी स्तर के दिमाग रखते हैं। लेकिन जनता जानती है, जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि पहली चीज़ तो 400 सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संविधान बदलना होता तो बदल सकते हैं। दूसरा, संविधान कोई भगवत गीता नहीं है कि जिसके एक भी श्लोक को छेड़ा नहीं जा सकता। ये स्वयं परमपिता विष्णु की कही हुई बातें हैं कि श्लोक बदले ही नहीं जा सकते। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर। संविधान है भैया, 150 बार तो उसे आप ही बदल चुके हो अब तक। इंडी गठबंधन के जो दल थे, इनकी सरकार रही, 150 बार तो उन्हीं ने बदला है। तो आप किस मुंह से संविधान के संरक्षण की बातें कर रहे हो? ठीक है, जहाँ जरूरत होगी बदला जाएगा। देश है, आगे बढ़ रहा है, आगे की जरूरतों के हिसाब से नए कानून बनेंगे, जुड़ेंगे, और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर रामगोपाल जी से मुझे भी ये कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूंगा कि भैया पिछले 5 साल से 2019 से 2024 तक लोकसभा में प्रचंड बहुमत था, आपका विधानसभा में भी, वो आपका राज्यसभा में भी मजबूत स्थिति थी। 370 उन्होंने उठाई और कचरे के ढेर में फेंक दी। आपने तो समर्थन नहीं किया था, आपने तो भरपूर विरोध किया, आपने तो जो रोकने को कर सकते थे कर किया। क्या आप रोक पाए? नहीं रोक पाए। उन्हें CAA लागू करना था, उन्होंने डंके की चोट पे किया, संसद में पारित करवा के किया। आपने पूरा जोर लगाया, आपके सहयोगियों ने पूरा जोर लगाया कि हम रोक पाएंगे। आप रोक पाए? नहीं रोक पाए।
तो अगर संविधान बदलना होता तो इन पिछले 5 साल में मोदी बदल डालते, तो आप में दम नहीं था कि आप रोक पाते। मोदी चाहते तो मोदी बदलते, किसी की औकात नहीं थी कि उन्हें रोक पाए। और आम आदमी ये बात जानता है, समझता है। उसका आईक्यू लेवल आपके भतीजे और भतीजे के मित्र से कहीं ऊंचा है। जो गांव का बिल्कुल अंगूठा छाप आदमी बैठा है उसका भी है। फिर उन्हें याद आया कि सरकार की जो असल ताकत है विपक्ष को, वो तो साहब मोदी की इमेज है। जो आम आदमी उन्हें देवता की तरह पूज रहा है, वो मोदी की इमेज ही सत्ता पक्ष की असली ताकत है। तो भैया मोदी पे पर्सनल अटैक चालू हो गए। ये उटपटांग बातें, बदतमीजी की भाषा, तू तड़ाक, गाली गलौच भरपूर किया गया, दिल खोल के किया गया। लेकिन इसका भी इम्पैक्ट जो हुआ वो थोड़ा उल्टा हो गया। दरअसल स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों को लेके या राज्य सरकार के नेताओं को लेके जनता की कुछ नाराजगी थी। कहीं उन्हें ये लगता था कि प्रत्याशी बदला जाना चाहिए, टिकट फिर उसी को दे दिया। तो मोदी की ना सही प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी थी, राज्य सरकारों की भी कुछ थी। और आपकी इस बकवास के चलते जो लोग स्थानीय तौर पर प्रत्याशियों से नाराज भी बैठे थे, उन्हें वोट नहीं करने वाले थे, वोट डालने नहीं जाने वाले थे, अब वो मोदी को वोट करने जाएंगे। जो आपने गालियां दी हैं, जो आपने अपशब्द कहे, उनका उत्तर वो वोट में कन्वर्ट करके देंगे। और मोदी ऐसी सिचुएशन का लाभ उठाने के एक्सपर्ट हैं। गलती आपने कर दी, आप जो बोलना था बोल गए, अब इसे वोट में कैसे कन्वर्ट करना है ये बहुत अच्छे से मोदी जानते हैं। वो अपने आप को आम जनता से जोड़ना जानते हैं। उन्होंने पहले दिन से जो मोदी का परिवार लेके चले थे ना, तो आप मोदी को माँ बहन की गालियां देते हो तो वो आम आवाम जो उनसे कनेक्ट करती है, जिन्हें वो अपना परिवार कहते हैं, उन पर वो स्वतः पड़ जाती है। और आप आम आवाम को गाली देके उनका वोट लेना चाह रहे हैं तो आप भूल जाइए कि मिलेगा। इस तरह से 4 चरणों में 40 मुद्दे बदल चुका होगा। और अब तक इन 40 में से चौथाई मुद्दा भी ऐसा नहीं है जो जनता से कनेक्ट कर पाता। लोगों को ये लगता कि नहीं ये सही कह रहा है। अब जो पहले से ही आपके वोटर हैं, वो तो आपकी इन फूहड़ बातों पे यकीन कर सकते हैं, उन्हें तर्क बना के दूसरों के सामने रख सकते, ताली पीटेंगे, हंसेंगे, वाह 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 मोदी को गाली दी, और वो भी आपके सुर में सुर मिलाएंगे। वैसे सुर कहना सुर की बेइज्जती है, रैंकने में रैंकना मिलाएंगे। लेकिन इनके सहारे तो भैया आपको वही परिणाम मिलेगा ना जो पिछले 2 चुनाव में मिला है, उसके अलावा तो मिलने जा नहीं रहा। सवाल ये है आपकी बातों से क्या कोई नया वोटर, कोई नया वर्ग आपसे जुड़ा है? और सच यही है कि नहीं जुड़ा है। अगर स्थानीय चीज़ों को हटा दिया जाए तो जो पुराना भी आपका था उसमें से भी सेंध लगी है, वो भी आपसे कुछ खिसका है, तो उसे भी आपकी असलियत समझ में आने लगी है। कैसे हराओगे मोदी को? आप कैसे हराओगे इन स्थितियों में? अब अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो असल तस्वीर जो है वो यही है कि 4 चरणों में ही, पहले 4 चरण जो चुनाव के हुए उन्हीं में पूरा विपक्ष चारों खाने चित्त हो। और अब तक के चुनाव के बाद जो अमित शाह ने दावा किया, जो पिछला चरण हुआ है उसके बाद अमित शाह जी ने जो मीडिया पर बैठ के दावा किया कि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, वो काफी हद तक उन्होंने गलत भी नहीं कहा। 4 चरणों में न्यूनतम 250 के करीब सीटें वो हैं जो स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ जा चुका। जिन सीटों पर मुकाबला भी है करीबी, उनमें से जो जीतेगी भाजपा और एनडीए, उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो लगभग जो सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए उस पर एनडीए पहुंच चुका है। ये सच्चाई है और 4 तारीख को परिणाम में भी ये दिख जाएगा और जो एग्जिट पोल आएंगे इनमें भी दिख जाएगा। जो भी थोड़ी अच्छी संस्थाएं हैं, और दबे शब्दों में ये जो संस्थाएं एग्जिट पोल करती हैं या कर रही हैं, वो सीधे तो अभी नहीं बोल सकती कानूनी दायरे के चक्कर में, लेकिन वो भी स्वीकार तो कर ही रही हैं उस चीज़ को। अब हालात वो हो चुके हैं कि भैया कच्छू नहीं होना है। आगे का चुनाव है उसमें सिर्फ एंटोनिया रोना है, और परिणाम के बाद आपको ईवीएम छाती से लगा के फपक फपक के रोने के अतिरिक्त और कोई चारा दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये चुनाव जीता हो, सच यही है कि विपक्ष ने ये चुनाव हारा है। आप में लड़ने की क्षमता और योग्यता ही नहीं थी। हालात वहाँ हैं कि जब आज चुनाव के आरंभ में अब की बार 400 पार का नारा आया था, तो जो धुर बीजेपी समर्थक हैं उन्हें भी इस नारे पे यकीन नहीं था, पार्टी के अंदर लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन जो विपक्ष का टॉप लेवल का नाकारा और निकम्मापन निकला इस चुनाव में,
उसमें चीज़ें इस स्तर पे आ चुकी हैं कि अगर अगले जो चरण बचे हुए हैं उनमें भाजपा 100 के करीब सीटें ले जाती है तो ये नारा सच होने में ज़्यादा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। लगभग ये नारा बीजेपी पकड़ लेगी। बीजेपी कहना सही नहीं, एनडीए इस नारे को, इस टारगेट को अचीव कर सकता है। बड़ी चीज़ कम से कम अब ये नहीं दिखाई दे रही है जितना चुनाव हो गया है उसके बाद। चुनाव में जो अब तक हुआ है उसमें स्थिति तो यही दिख रही है कि साहब शाह ने आपकी आह निकाल दी है, और वो भी वो वाली आह जो आपकी स्टार प्रचारक रहीं मियाँ खलीफा जी निकालती हैं। हालात का अंदाज़ा आप इस छोटी सी चीज़ से लगाइए कि दक्षिण के 4 राज्य अगर मैं गिनूँ, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो 2019 में कुल जमा 4 सीटें थी बीजेपी के पास इन 4 राज्यों। 101 सीटों में से मात्र 4 सीटें बीजेपी जीती। और वर्तमान की स्थिति ये है कि इन 4 राज्यों में एनडीए को न्यूनतम 35 के करीब सीटें मिलने जा रही हैं। न्यूनतम, यह आंकड़ा इससे ऊपर भी जा सकता है। और कर्नाटक को भी मैं अगर इसमें जोड़ दूं तो दक्षिण की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठजोड़ एनडीए बनने जा रहा है और बड़े आराम से बनने जा रहा है। तो जो जमीन बीजेपी की नहीं थी वहां बीजेपी इस तरह की जीत दर्ज कर रही है। पश्चिम के राज्यों में आप बीजेपी को कोई डैमेज पहुंचा नहीं पाए। पूर्वांचल आपसे जो पूर्व के राज्य हैं, पूर्वांचल तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा कह दिया जाता है ज़्यादातर, तो जो पूर्व के राज्य हैं बंगाल, उड़ीसा और जो, तो उनमें स्थिति ये है कि भाजपा आपसे छीन रही है और ढंग से छीन रही है, दुगनी हो रही है, इतना छीन रही है। ले दे के बचता है आपका मध्य भारत और उत्तर। तो मध्य भारत में भी आपकी हालत दुबली ऐसी है कि आपको उंगलियों पे, उंगली भी कहना गलत, उंगलियों पे कहना गलत है, उंगली, एक उंगली पे जितनी गिनी जा सकती हैं मध्य भारत में शायद आपको उतनी सीटें मिले या उतनी भी ना मिले। हो सकता है वो जो गोल गोल होता है ना, बतख और मुर्गियां देती हैं, वो मिले। उत्तर में आ जाएं जहां पे आप थोड़ा बहुत लड़ रहे हैं, वहां भी आधी सीटें वो हैं कि जिन पे आप लड़ाई में नहीं। इस स्थिति में तो आपने चुनाव लड़ा है। तो जब विपक्ष इतना बढ़िया हो, ऐसा अच्छा लड़ाका हो, तो मोदी जी तो अब की बार 400 पार का नारा लगाएंगे ही। उसमें लगाने में उन्हें दिक्कत भी क्या है। सच तो ये है कि विपक्ष से अब ये पूछने का दिल कर रहा है कि भैया मेरे, आप मुझे ये बता दो कि आप ये चुनाव लड़े ही क्यों। इस चुनाव को आपको लड़ने का औचित्य क्या था। सांसद को मिलने वाली, जो आपके कुछ सांसद जीत जाएंगे, उन्हें मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन के अतिरिक्त ना तो आपको इसका कोई लाभ मिलने वाला है और ना आप जनता के लिए कोई लाभ जुटा पाएंगे अपनी उपस्थिति से। तो इससे तो लाख दर्जे बेहतर होता कि आप चुनाव का बहिष्कार कर देते, कुछ भी बहाना लेके। कम से कम चुनाव का बहिष्कार कर देने से इस चुनाव की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती। कम से कम मोदी की इंटरनेशनल छवि पे थोड़ा तो आप डेंट लगा पाते। तो आपसे तो वो भी नहीं हुआ। स्थिति एक लाइन में जो ब्रज में हमारे में कह रहे थे ना, यार तुम तो बिल्ली का गू हो गए, न लीपने के न पोतने के। खैर अब बिल्ली के गू जो हैं, घुड़दौड़ में दौड़ते गधे जो हैं, इन पे बात ख़त्म करके आपसे यही कहूँगा कि भैया चर्चा जारी रहे, बात चलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उत्साह बढ़ाएं और जुड़ जाएं। राम राम, वंदे मातरम।